जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो लेक्चर है वो नीति आयोग पर है ना। और नीति आयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी लेक्चर सीरीज की जो मैंने वीडियो शुरू किए थे उसमें हम आज नीति आयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए आप, ये जो एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस जो आ गया है उसमें मैंने आपको महिला आयोग का वीडियो पढ़ा, मैं महिला आयोग आपको पढ़ा चुका हूँ, बाल संरक्षण आयोग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया है, पिछड़ा वर्ग आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीति आयोग है। तो आपको ये सारे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो आपको मेरे आंसर सर क्लासेस, मेरा जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ कोने में आई बटन आ रहा होगा तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे। आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। बाकी मेरे चैनल पर रीजनिंग के, मैथ्स के, हिंदी के और भी अन्य जो वीडियोज़ मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसके वीडियो आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए हम आज बता दें आपको इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो नीति आयोग में इसका संस्थापक कौन है, नीति का पूरा नाम क्या है, इसकी घोषणा कब हुई, इसका निर्माण कब हुआ, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, ये कैसा निकाय है, पूर्ववर्ती निकाय इसका क्या है, अधिकार क्षेत्र इसका क्या है, कौन इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, इसकी वेबसाइट, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, संचालन परिषद और इसके कार्य क्या है, इसका उद्देश्य और योजना आयोग इसका जो पूर्व निकाय था उसमें और नीति आयोग में क्या अंतर है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो आप इस पे मतलब आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें लास्ट तक तो आपको नीति आयोग पूरा समझ में आ जाएगा। और कल मैं इसका टेस्ट भी लूंगा नीति आयोग का, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आंसर सर क्लासेस में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक पहुँच पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक वो है वो नीति आयोग है। तो जो नीति आयोग है, आप बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता तो फुल फॉर्म देख लीजिए आप इसका। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपको आप इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद रखें, है ना। तो आप इसको कंप्लीटली इसको पढ़ लें ध्यान से। और ये मैं आज इसको पूरा फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 54 आप निकालेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर जो कोने में आई बटन आ रहा है वहाँ पर आपको मेरे पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं नीति आयोग की। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो जो उसके जो मतलब 10 टॉपिक में बांटा गया है इसको। तो 10वां टॉपिक ये आयोगों का है, संस्थाएं जो हैं संवैधानिक या सांविधिक, उनका बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक नीति आयोग है, देख लीजिए इसको ध्यान से। इसका जो संस्थापक है वो कौन है नीति आयोग का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसका संस्थापक जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ना। तो इसका संस्थापक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी घोषणा कब हुई, 15 अगस्त 2014 को हुई थी। लाल किले दिल्ली से मोदी जी ने की थी। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसा आप लोगों को पता है हर साल स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर लाल किले से हमारे देश का प्रधानमंत्री जो भी हो वो लगभग आधे घंटे 1 घंटे का भाषण देता है, स्पीच देते हैं और वहाँ कुछ नई नई घोषणाएं करते हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम एक ऐसा आयोग बनाने वाले हैं जो योजना आयोग प्लस एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों को खत्म कर देगा और एक नया संस्थान बन जाएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको हम इंग्लिश में नीति आयोग भी बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ बेटा 1 जनवरी 2015, मतलब इसका गठन, हम निर्माण कह सकते हैं या गठन कहते हैं। तो इसका जो गठन हुआ, निर्माण या गठन कुछ भी बोल दो, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सरल है। मतलब 2015 का हैप्पी न्यू ईयर हमने 1 तारीख को मनाया था तो उसी दिन इसका गठन हुआ था। मुख्यालय मैंने आपको बताया सभी आयोगों के मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं इसके निकाय की। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है या हम बोल सकते हैं कार्यकारिणी निकाय है।
कार्यकारिणी निकाय। मैंने आपको बताया था निकाय बेटा 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सांविधिक निकाय, एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है कार्यकारिणी निकाय, है ना। तो ये गैर संवैधानिक निकाय या कार्यकारिणी निकाय है क्योंकि ना तो इसका उल्लेख संविधान में है और ना ही इसके लिए कोई अधिनियम पारित हुआ, तो ना ये सांविधिक है ना ही संवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक मतलब कार्यकारिणी निकाय है। इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था, मतलब जो कार्य योजना आयोग कर रहा था अब ये वही कार्य नीति आयोग कर रहा है और उसके साथ में कुछ एडवांस कार्य भी कर रहा है, तो ये इसलिए इंपोर्टेंट भी है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसका निर्माण या इसका गठन भारत सरकार ने किया था, तो ये भारत सरकार के लिए कार्य करेगा। इसकी वेबसाइट की बात करें तो www.niti.government.in, तो आप ये gov.in डालेंगे, नीति.gov.in डालेंगे क्रोम पर, किसी भी ब्राउजर पर डाल लो तो इसकी वेबसाइट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की हम, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से होने वाला है, ध्यान से देखिए। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री पदेन। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? मतलब जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। पदेन का मतलब होता है जो इस पद पर बैठेगा वो इसका प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो है वो अभी प्रधानमंत्री हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष वो नरेंद्र मोदी हैं। आगे चलकर मान लीजिए हमारे देश का प्रधानमंत्री अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ या जो भी सरकार जो भी पार्टी के जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। पदेन का मतलब बेटा ये होता है। अब बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी नरेंद्र मोदी जी थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी बताया कि नीति आयोग का गठन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने करवाया था, है ना। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो भी नरेंद्र मोदी हैं। तो पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। पहली बात पूछ सकता है उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई प्रधानमंत्री करता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो कोई इसका उपाध्यक्ष बनेगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कोई इसका उपाध्यक्ष बनेगा भाई वो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। सोचो एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोकसभा या राज्यसभा सांसद बनने के लिए उसको चुनाव लड़ना पड़ता है, टिकट लेता है, वो चुनाव लड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, तब जाके वो एक सांसदीय सीट से सांसद बनता है। उसके बाद वो सांसद तो बन गया, फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए कि उसकी पार्टी बहुमत में आए, मतलब उसकी सरकार हो। फिर तीसरी बात क्या होना चाहिए? उस सांसद को प्रधानमंत्री का चहेता होना चाहिए, क्योंकि हर सांसद थोड़ी कैबिनेट मंत्री बन जाता है, चहेता होगा तब जाके कैबिनेट में कोई पद मिलेगा। यहाँ देखो कितनी सरल सी बात हो गई, इसका उपाध्यक्ष जो बन गया उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया भाई, है ना। तो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, जो भी उपाध्यक्ष बनता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। तो आपको वर्तमान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान वाला याद रखना है, बाकी याद तो आपको अरविंद पनगड़िया को भी रखना है, इनको भी नहीं भूलना, क्योंकि अभी तो नियुक्ति हुई थी, मतलब 14 में तो बना था, 15 में, है ना। तो अभी ये भी रह चुके हैं और अभी राजीव कुमार वर्तमान में है। तो अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे, वर्तमान है राजीव कुमार। अब बात करते हैं इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसके जो पहले सीईओ थे उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान सीईओ इसके जो है उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक, तो अब आपको तीनों चीज याद रखनी है यहाँ से कि वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, वर्तमान सीईओ है अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको भूलना एक भी पॉइंट नहीं है, ज्यादा बड़ा है नहीं, वैसे भी छोटा सा है ये नीति आयोग, तो इसको एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखो, क्योंकि कल टेस्ट जरूर लूंगा मैं इसका, लाइव टेस्ट होगा इसका। तो जितने लोग वीडियो देखें वो लोग अच्छे से वीडियो को देख लें, एक एक चीज कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, है ना। बात करते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्य की। तो इसके पूर्णकालिक सदस्य 3 हैं, एक का नाम है विनोद पाल, एक का नाम है वीके सारस्वत, एक का नाम है रमेश चंद्र, है ना, ध्यान रखना यहाँ से। विनोद पाल, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। बात करते हैं इसके पदेन सदस्य की। तो पदेन सदस्य कौन है? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो इसके पदेन सदस्य हैं। किसके? नीति आयोग के। राजनाथ सिंह अभी हमारे देश के कौन है? हमारे देश के राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं पंचायती राज मंत्री हैं, ना। तो इनको भी आपको याद रखना है कि इनके मंत्रिमंडल, मतलब इनके पास कौन सा मंत्रालय है, प्लस ये अभी नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। अब बात करते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी के जो लोग और छूट गए थे खासे खासे व्यक्ति, वो इसमें आ गए आमंत्रित सदस्य में। कौन कौन? नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और रमेश पोखरियाल, ये 3 लोग जो हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य में आ गए। मतलब टोटल मिला कितने सदस्य हो गए? 3 ये हो गए, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 4 3 7 3 10 लोग इसके क्या हो गए? सदस्य हो गए। और एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ, टोटल मिला के 13 व्यक्ति हो गए। अब बात करते हैं संचालन परिषद या अधिशासी परिषद, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। अब यहां सुन लो, इसको बताने के पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं। मन में सोचो कि नीति आयोग बनाने
का कारण क्या रहा, क्यों बनाना पड़ा नीति आयोग? बेटा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि क्या था, पहले दो चीजें थी, एक का नाम था योजना आयोग और एक का नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी 52 में, है ना, शायद 6 अगस्त 1952 को, अब देख लेना एक बार, है ना। तो ये 1952 में स्थापना हुई थी, इसकी 1950 में स्थापना हुई थी। अब सुनो ध्यान से, योजना आयोग क्या करता था, योजनाएं बनाता था, लेकिन योजना आयोग में जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे और केंद्र शासित राज्यों के जो राज्यपाल होते थे, उपराज्यपाल होते थे, वो योजना आयोग के सदस्य नहीं होते थे, वो एनडीसी के सदस्य थे। तो होता क्या था कि योजना बनाता था योजना आयोग, है ना, और वो योजना जाती थी एनडीसी के पास, एनडीसी उस योजना का अनुमोदन करता था, अनुमोदन मतलब उसको स्वीकृति देता था कि हाँ पास कर दो। इन लोगों से, मुख्यमंत्रियों से, राज्यपालों से डिस्कस करता था, डिस्कस करने के बाद वो कहता था कि हाँ सही है पास कर दो। पास करने के लिए कहता था तो फिर योजना के पास आती थी बात, और योजना कहता था कि हाँ ये योजना शुरू हो गई। आपने सुना होगा पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान, है ना, जैसे हम इंग्लिश में 5 ईयर प्लान बोलते हैं, 5 ईयर प्लान जो चलते थे वो भी नीति आयोग ने खत्म कर दिए। जब से 2015 से नीति आयोग आया है तब से 5 ईयर प्लान बंद हो गए। अब हमारी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। तो अगर आपसे पूछे कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी हैं तो हमारा आंसर होगा 12 पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक के लिए चालू हुई थी, तो वहीं तक रह गई, बस 12 के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, है ना। तो नीति आयोग ने क्या कर दिया, नीति आयोग ने क्या कहा कि योजना आयोग और एनडीसी दोनों को मिलाकर एक आयोग बना दिया जिसका नाम था नीति आयोग। उन्होंने कहा कि एनडीसी में जो सदस्य हैं उन लोगों को भी नीति आयोग में ले आ रहे हैं हम, बार बार इधर उधर जाने का नाटक खत्म, है ना। तो ये देखो क्या लिखा, पढ़ लो इसको, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर उपराज्यपाल कौन सा पद है, सुन लो। पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब राज्यपाल होगा तो उपराज्यपाल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी राज्य में राज्यपाल भी और उपराज्यपाल है, तो कहने का मतलब उपराज्यपाल का कोई पद है ही नहीं। अब बात करोगे, आप कहोगे सर आपने उपराज्यपाल लिखा क्यों है बेटा, तो उपराज्यपाल का मतलब ये है कुछ राज्यों में राज्यपाल को ही उपराज्यपाल कहा जाता है। कुछ राज्यों में, जैसे केंद्र शासित राज्य है वहां राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में राज्यपाल को राज्यपाल नहीं बोलते, वहां उपराज्यपाल बोलते हैं। कुछ राज्यों में उपराज्यपाल बोलते हैं, कुछ राज्यों में बेटा प्रशासक भी बोलते हैं, प्रशासक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गवर्नर। बहुत कम लोगों को पता होता है राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, जिनको नहीं पता ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं जानकारी। तो राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं और प्रशासक भी गवर्नर है, उपराज्यपाल भी वही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ में यही कह रहा था कि राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों एक ही राज्य में नहीं हो सकते कि राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल भी बना दिया, नहीं नहीं, वो राज्यपाल को ही उपराज्यपाल कहा जाता है उस राज्य में, ठीक है। तो उसने ये कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल। बेटा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल इसलिए क्योंकि केंद्र शासित राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़कर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसके कार्य के बारे में। तो इसके कार्य क्या है, तो सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक टैंक, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक मतलब हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संस्थान। थिंक टैंक मतलब ये सरकार को केवल सलाह देने का कार्य करता है, सलाह देता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करने से ऐसा फायदा होगा। तो ये सरकार का एक थिंक टैंक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब आप कहीं भी नीति आयोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि मतलब ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, पहला पॉइंट। दूसरा कार्य है केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है, मतलब केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार दोनों के लिए नीतियां बनाता है। अगला पॉइंट लिखा है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देना। मतलब राज्य को भी और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, दोनों मुद्दों पर क्या करना, रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देना। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। कोई भी संस्थान बनता है तो उसका उद्देश्य कोई ना कुछ जरूर होता ही होता है। तो बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो मैंने आपसे क्या कहा वो सुनते जाना ध्यान से। बेटा जो योजना आयोग था, योजना आयोग बहुत स्वार्थी था, मतलब ये मान के चलो या बहुत कुछ भी मान लो तुम। योजना आयोग में क्या था कि वो केंद्र सरकार को मजबूत करता था। उसका उद्देश्य था कि पहले केंद्र मजबूत हो, उसके नीचे राज्य कार्य करे, उसके बाद राज्य सरकार मजबूत हो। नरेंद्र मोदी जी ने सोच बदल दी, उन्होंने कहा कि राज्य पहले मजबूत करो, राज्य मजबूत होगा तो केंद्र सरकार तो अपने आप मजबूत होगी। जब उन्होंने कहा ग्राउंड लेवल पर कार्य करो, उन्होंने कहा गांव में ग्राम पंचायतों के लिए कार्य किया जाए, उनमें एक तंत्र बनाया जाए जो गाँव के लिए विकसित किया जाए, है ना, जो गाँव को बढ़ावा करे, गाँव को बढ़ावा दे, गाँव बढ़ें, ऐसे कार्य किए जाएँ, जिससे क्या होगा कि जब राज्य मजबूत होंगे, गाँव मजबूत होंगे तो हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा। इसी सोच के आधार पर इन्होंने नीति आयोग बनाया। लेकिन योजना आयोग में उल्टा था, योजना आयोग कहता था कि नहीं, राज्य हमारा गुलाम है, राज्य नीचे कार्य करेगा, केंद्र सरकार ऊपर कार्य करेगी।
है ना। इसी सोच को बदलने के लिए ये बना था, तो आप इसको पढ़ते जाइए। इसमें लिखा है सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, मतलब राज्य को सशक्त बनाएंगे तो राष्ट्र अपने आप सशक्त बन जाएगा, ऐसी सोच थी उनकी। अगला पॉइंट लिखा है सहकारी संघवाद को समृद्ध करना, मतलब सहकारी संघवाद को समृद्ध करना, बढ़ावा देना। अगला लिखा है ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, मतलब ऐसी योजनाएं बनाना जो ग्राम स्तर के लिए कार्य करें और ऐसा सिस्टम बनाना। अगला लगा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों तथा आर्थिक नीति में तालमेल बनाना, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित हैं उनमें प्लस आर्थिक नीति में तालमेल बनाने का भी कार्य करना। अगला लिखा हुआ है आर्थिक प्रगति से वंचित, आर्थिक प्रगति मतलब जो वृद्धि हो रही है हमारे समाज में, समाज इतना आगे निकल गया, और ऐसे इसी प्रकार से पैसों के मामले में भी आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना। कहने का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे इलाके जहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, जहां तक बैंक सिस्टम नहीं पहुंच रहे हैं, जहां तक लोन सिस्टम नहीं पहुंच रहा है, लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, आर्थिक जो सहायता है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, लॉकडाउन में जितनी भी महिलाएं हैं उनके जो जीरो बैलेंस वाले जो खाते खुले थे जनधन योजना के तहत, उन सभी महिलाओं के खाते में 500 रुपये हर महीने आ रहे हैं, है ना। और सभी किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये, मतलब 6,000 रुपये साल के आने थे, तो 3-3 महीने में 2-2 हज़ार रुपये सहायता पहुंच रही है। अब लेकिन पहुंच तो उन्हीं खातों में रही है ना जिनके जनधन के खाते खुले हैं। तो जब उस समय प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि भाई सभी लोग जनधन के खाते खुलवा लो, आगे जाके आपको सहायता मिलेगी, तो जो मिल रही है। अब आप सोचो ध्यान से, जो जनजाति के लोग भील हो, चाहे गौड़ जनजाति हो, चाहे भगोरिया हो, कोई भी जनजाति हो जो जंगलों में रह रही, उनके पास कहाँ बैंक होगी, कहाँ उनके पास खाते होंगे। तो ऐसे लोगों पर क्या करना, मतलब वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना कि उन लोगों तक बैंक सिस्टम पहुंच पाए, उन लोगों को भी पैसे की सहायता मिले। अलग लगा रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रमों का ढांचा बनाना, मतलब कहने का ये कि पहले जो योजनाएं थी वो 5 साल के लिए चल रही थी, 5 ईयर प्लान थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं यार 5 साल में कोई योजना पूरी नहीं होती है। मान लो कोई लंबी प्रोसेस है ना, मेट्रो ट्रेन के लिए मेट्रो स्टेशन बनने हैं, मेट्रो ट्रेन निकालनी है किसी शहर में, तो 5 साल में तो वो काम होने वाला नहीं। अब उन्होंने कहा कि इतना टाइम लगेगा, इसमें 10 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे, तो कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं हम बनाने वाले हैं वो दीर्घावधि की होंगी, जल्दी हो जाए तो भी अच्छी बात है, देर में हो जाए तो भी, जो देर में इसीलिए होगी क्योंकि बड़ी योजना होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि नीति आयोग जब से आया तब से इसने योजना आयोग खत्म कर दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद खत्म हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई, वित्तीय आवंटन जो भी दिया जाता था, पैसे जो दिए जाते थे वो भी सारे खत्म हो गए। चलिए बात करते हैं योजना आयोग में और नीति आयोग में अंतर क्या था। पूछ सकता है आपसे कुछ भी अंतर, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। जब आप योजना आयोग और नीति आयोग दोनों को ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीति आयोग कितने काम का है आपका। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, मैंने अभी आपको बताया था, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। ये केंद्रीय भूमिका पर केंद्रित था, मतलब इसको केंद्र सरकार की ज़्यादा चिंता थी, और ये केंद्र के साथ राज्य की भूमिका समान रूप से निभा रहा था। यह राज्य को अधीनस्थ बनाता था, मतलब राज्य सरकार जो थी उसको उसके गुलाम बनाने का काम करता था। और नीति आयोग ने क्या कहा, सहयोगात्मक बनाता था, मतलब साथ में सहयोग के साथ कार्य करना। यह संघवाद का विरोधी था, संघवाद का विरोध करता था, और यह संघवाद पर आधारित था। लास्ट पॉइंट है, योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता था। मैंने आपसे कहा था कि योजना आयोग योजना बनाता था, अनुमोदन करने के लिए एनडीसी के पास जाती थी योजना, और यहाँ योजना का अनुमोदन स्वयं ये करता है ना। चलिए नीति आयोग मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा एक एक बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें यहाँ से 7974897025, है ना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे यहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके डाउट रहे, है ना। तो और इसके बाद में और इसकी वीडियो बनाऊंगा, जो आयोगों की और बचे वीडियो हैं वो भी मैं डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ और या मैं वीडियो डालता हूँ तो उसके बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब के बगैर में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबा दीजिए, और उस घंटी जब आप प्रेस करेंगे तो ऑप्शन खुल के आएंगे ऑल पर, तो ऑल पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको मेरे वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलेगी।